इनर्शिया फोर्स के बारे में। जितने सारे इंपोर्टेंट चीजें हम देखे इनर्शिया फोर्स के बारे में, क्या हम जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रहा है, इट विल अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक मोशन में जा रहा है, दूसरा मोशन में जाने की कोशिश करेगा, अगेन इट विल अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना। कैसे अपोज करता है? बाई ए फोर्स जो कि जुटमुट का फोर्स है, शूडो फोर्स है, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया फोर्स। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? पहला पॉइंट हुआ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी directly relates to mass of the body। ये चीज आपको समझ में आया? जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। जितने ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगा। कोई बड़ा सा मास रेस्ट में है, उसको पुश करके मोशन में लाना है, छोटा सा मास रेस्ट में पुश करके मोशन में लाना है, तो आप देखोगे जितना बड़ा मास होगा आपको उतना ज्यादा दिक्कत होगा। इसलिए नहीं कि फ्रिक्शन है, हो सकता है कि वो स्मूथ सरफेस पे है, जितनी ज्यादा मास होगा उसको मोशन में लाने में उतना दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छा, तो inertia of a body directly depends on the mass of the body. Due to inertia property, a body opposes any change in its state of rest or of motion, जिसको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं, बाद में देखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ड्यू टू इनर्शिया प्रॉपर्टी body opposes any change in its state of rest or motion। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया मूवमेंट, है ना। जिसके जितना ज्यादा इनर्शिया है और जितना ज्यादा मास है वो उतना ज्यादा इनर्शिया प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। कोई बॉडी जा रहा है एक मोशन में, उसको मोशन को बदलना है, ये डिफिकल्ट हो जाता है जब मूविंग बॉडी का मास ज्यादा है। जैसे आप अगर कोई बाइक में जा रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, आप ब्रेक लगा के 5 मीटर 10 मीटर के अंदर रुक सकते हो। कोई ट्रेन जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड में, इट कैन नॉट स्टॉप विद इन दैट स्मॉल डिस्टेंस बिकॉज मास इज मोर, इनर्शिया इज मोर। तो हम ये आर्टिकल को क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हम देख रहे हैं कि ये जो इनर्शिया चलते जो अपोजिशन आ रहा है वो कब आ रहा है? जब कोई बॉडी क्या कर रहा है? मोशन से या अपना मोशन में बदलाव ला रहा है या रेस्ट से मोशन में आ रहा है। When there is a change in state of rest or state of motion, this inertia is coming into place। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में था, अब कुछ वेलोसिटी में आ गया, तो आप क्या कहोगे? मतलब ये एक्सीलरेट करेगा। या फिर कोई बॉडी किसी एक वेलोसिटी में जा रहा था, अब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया या मैग्नीट्यूड बदल गया, तब भी ये एक्सीलरेट किया। तो जनरली हम कहेंगे ये जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है ये कब हमारे सामने एग्जिबिट होता है? तब होता है जब कोई बॉडी एक्सीलरेट कर सकता है। जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करने की कोशिश करता है, इनर्शिया प्रॉपर्टी सामने आता है, उसके चलते वो अपोज करता है, जिसको न्यूटन्स लॉ में 2 टुकड़ा करके कहा गया। कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में जाएगा तो इनर्शिया फोर्स आके अपोज करेगा। कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है, अगर मोशन में बदलाव आएगा तब वो इनर्शिया के चलते अपोज करेगा। चलो हम दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कहेंगे? जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, हो सकता है कि रेस्ट से मोशन में आ रहा है या एक मोशन से दूसरे मोशन में जा रहा है, दोनों ही केस में जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा वो इनर्शिया प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा और उसके चलते वो अपोज करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्या मिला? whenever a body accelerates, it experiences an oppositional force
ड्यू टू द इनर्शिया प्रॉपर्टी, इनर्शिया प्रॉपर्टी, ठीक है। वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है इनर्शियल फोर्स, ऑपोजिशनल फोर्स, दिस फोर्स इज ए शूडो फोर्स। थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेता हूं, लिखने के लिए आसान रहेगा। हम कहेंगे दिस फोर्स इज ए शूडो फोर्स, दिस फोर्स इज ए शूडो फोर्स, मतलब झूठ मूठ का फोर्स है, ऐसा कोई फोर्स नहीं होता है। शूडो फोर्स एंड कॉल्ड इनर्शिया फोर्स, ये आपको समझ में आना जरूरी है। तो क्या है इनर्शिया फोर्स? क्या है इनर्शिया फोर्स? जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है, इट एक्सपीरियंसेस ए शूडो फोर्स, है ना। चलो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को कोई एक थ्रेड लगा के उठाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे उठाए, पता चला ये ब्लॉक उठ गया। मतलब थ्रेड उतना टेंशन संभाल सकता है, विस्तार कर सकता है, बियर कर सकता है, जिससे ये ब्लॉक को उठा सकता है। लेकिन सेम थ्रेड लगा के सेम ब्लॉक को जल्दी से उठाने की कोशिश करोगे, पता चला टूट गया। मतलब जब जल्दी से उठाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको एक्सीलरेट कर रहे हो, कहां से? रेस्ट से। सो भाई इनर्शिया प्रॉपर्टी को अपोज करेगा। ग्रेविटी तो था, mg तो था, उसके साथ साथ एक इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण एक अपोजिशन आया और दोनों मिलकर थ्रेड को तोड़ दिए। धीरे से उठाया तो उसको पता भी नहीं चला कि उसका वेलोसिटी बदल रहा है। जल्दी उठाया, सडनली वेलोसिटी में बदलाव आया, देयर वाज एक्सीलरेशन एंड देयर इज एक्सीलरेशन मींस व्हाट विल हैपन? इट विल एक्सपीरियंस ए शूडो फोर्स। तो हमें अभी समझ में आना चाहिए कि ये जो शूडो फोर्स है, ये शूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, when a body of mass m accelerates, when a body of mass m accelerates, the inertia force on it, inertia force on it has magnitude m into a, direction opposite to acceleration, and it acts at the center of mass, at center of mass of the body, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। क्या मेरी बात ठीक ठाक समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू फॉलो? ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, जब भी ये मास मोशन में है, जब भी कोई मास एक्सीलरेट कर रहा है, उसके ऊपर स्यूडो फोर्स आ रहा है। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। फॉर एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक डंडा है, ये डंडा जो है मूव कर, मास इसका m है। सपोज ये डंडा मूव किया एक्सीलरेशन a, जब डंडा मूव करेगा तो उसके ऊपर स्यूडो फोर्स आएगा। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, मतलब इधर को। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ मास। मान लो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ दी डंडा है, कितना मैग्नीट्यूड का? ma। तो आप देखोगे कि ma फोर्स आ रहा है ना। तो कोई भी एक्सीलरेटिंग बॉडी एक फोर्स ऐसे एक्सपीरियंस करता है, लेकिन ये फोर्स एक झूठ-मूठ का फोर्स है, इनर्शिया के चलते ऐसे लग रहा है। जैसे हम बस के अंदर खड़े थे, बस सडनली चलने लगा, हम पीछे की तरफ गिर गए, हमको लगा कि कोई पीछे से खींच लिया। आई एक्सपीरियंस ए फोर्स, बट ऐसा कोई खींच नहीं रहा। खाली पीली में पीछे वाले को गाली कर रहा, मेरे को क्यों खींचा? अरे बोला मैं तो नहीं खींचा हूं, मैं तो खुद खड़ा हूं, मैं भी तो गिर रहा था, अभी गिर रहे थे। मेरे को लग रहा है कोई मेरे को पीछे से खींच लिया। क्यों?
क्योंकि जैसे मैं एक्सीलरेट करने की कोशिश किया, मेरे ऊपर एक फोर्स आया। सोचो ये डंडा ऐसे एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स ऐसे आएगा, तो ये डंडा को इधर गिराने की कोशिश करेगा, डंडा को इधर गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है। दूसरी चीज है, कहां पर आ रहा है, ये सेंटर ऑफ मास में आ रहा है। सोचो मैं कहूं कि यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है, आप लोग देख लिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये शैडो फोर्स कहां पे आ रहा है। ये पहला एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक बोतल में, खाली बोतल, और एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है और खाली बोतल है, कोई पानी नहीं। दूसरा है, यहाँ पर कोई एक दूसरा बोतल है जिसमें थोड़ा सा पानी रखा है। थिंक ऑफ द टू केसेस, इसमें थोड़ा सा पानी रखा है। ये एक प्लास्टिक बोतल है, खाली है, और इसमें थोड़ा सा पानी रखा है, किसी कार के अंदर रखा है। कार एक्सीलरेट करना शुरू किया, कार अगर स्विंग करके जाने की कोशिश करेगा, दोनों बोतल पीछे की तरफ गिर जाएगी नहीं। लेकिन जैसे अगर कार धीरे धीरे अपना एक्सीलरेशन बढ़ाएगा, कौन बोतल पहले गिर जाएगा, ए और बी। क्या इसके ऊपर शैडो फोर्स आएगा? हाँ आएगा। क्या इसके ऊपर आएगा? हाँ आएगा। इसके ऊपर शैडो फोर्स कहाँ आएगा? जितना इसका मास है उस मास के हिसाब से उसका सेंटर ऑफ मास पे आएगा, यहाँ पे एम ए है ना। अगर इसका मास m1 कहेंगे तो m1 है। इसके ऊपर इसका मास मान लो m2 है विथ वाटर, लेकिन शैडो फोर्स कहाँ पे आएगा? एट द सेंटर ऑफ मास। देखो ये बोतल में थोड़ा सा पानी है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, तो सेंटर ऑफ मास विल बी हियर। सोचो शैडो फोर्स विल एक्ट समवेयर हियर। तो यहां से खींचने से बोतल जल्दी गिरेगा कि यहां से खींचने से बोतल जल्दी गिरेगा? यहां से खींचने से जल्दी गिर जाएगा, मतलब दिस बोतल विल फॉल फर्स्ट। मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए देना चाहता था, ये बताने के लिए कि सेंटर ऑफ मास में एक्ट करता है शैडो फोर्स। देखो ये केस में ये सेंटर ऑफ मास था, खाली बोतल है, ये सेंटर ऑफ मास था। दूसरे केस में क्योंकि ये प्लास्टिक बोतल है, यहाँ पर वाटर है, हेवियर पार्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास मस्ट बी समवेयर हियर, तो शैडो फोर्स यहाँ पे एक्ट किया। आर यू गेटिंग? है ना। तो बात कुछ ऐसे हुआ। अब इसको हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज हम कहेंगे कि आई चेंज ए लिटिल, मेक ए लिटिल चेंज। सपोज ऐसे, और एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए कहां पर एक्ट करता है। सपोज कोई एक ब्लॉक किसी एक सिलेंडर के ऊपर फिट किया गया है, ठीक है, ब्लॉक को ऐसे रखे, या फिर ये ब्लॉक उल्टा रख दिए, ब्लॉक नीचे सिलेंडर ऊपर। अब सोचो ये एक आयरन ब्लॉक है, ये आयरन है, ये वुड है, ये वुड है, ये आयरन। अगर ये दोनों को मूव करवाने की कोशिश करेंगे, कौन पहले गिरेगा, ए और बी? क्या आप लोग गेस करके बता सकते हो? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ। अगर इसको रखें किसी टेबल के ऊपर और टेबल को खींचेंगे, कौन पहले गिर जाएगा? ए गिरेगा या बी गिरेगा? ए गिरेगा या बी गिरेगा? दोनों के ऊपर फोर्स आएंगे, शैडो फोर्स नहीं, दोनों के ऊपर शैडो फोर्स आएंगे, दोनों गिरने की कोशिश करेंगे। पहले कौन गिर जाएगा? अगर ये टेबल के ऊपर ऐसे दो चीज खड़े हैं और मैं टेबल को खींच रहा हूं, जैसे मैं खींच लिया और टेबल को मैं पुश कर दिया, जैसे एक्सीलरेशन दिखाया, मैं पुश कर दिया, कौन गिर जाएगा? ए और बी? ऑब्वियसली ए। व्हाई? क्योंकि ये ब्लॉक का पूरा का मास जितना है उसका मास उतना ही है, दोनों का मास बराबर है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हो कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, जबकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर। इसका शैडो फोर्स यहाँ पे आएगा, इसका शैडो फोर्स यहाँ पे आएगा, दोनों के ऊपर बराबर शैडो फोर्स आएगा, बट देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विल बी डिफरेंट। तो अगर ये इसको यहां से खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, कौन पहले गिरेगा? ऑब्वियसली ये वाला धड़ाम करके गिरे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स, मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं कि द शैडो फोर्स, द इनर्शिया फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? तो ये शैडो फोर्स के बारे में जानने से हमें क्या फायदा है? लेट अस सी क्या फायदा है। फायदा ये है, हम अभी फायदा की बात कर रहे हैं, फायदा की बात करेंगे तो क्या फायदा है, चलो सोचते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई एक स्फीयर है, दैट स्फीयर इज ट्रैप्ड बिटवीन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड ए वॉल, और ये इक्विलिब्रियम में है।
कोई पूछेगा बताओ व्हाट आर द डिफरेंट रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग हियर, इसका मास m दिया हुआ है। ये तो आपके लिए कुछ नहीं, बाएं हाथ का खेल है। फ्री बॉडी डायग्राम करो, RA RB दिखाओ, mg दिखाओ, फिर लेमिस थ्योरम लगाओ या सिग्मा fx 0 करो, सिग्मा fy इक्वल टू 0 करो, निकाल दो। ऐसे कब कर सकते हो? जब ये इक्विलिब्रियम में है। सपोज हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है ये किसी ट्रक के अंदर है और पता चला ट्रक एक्सीलरेट कर रहा है, ट्रक इज एक्सीलरेटिंग, ठीक है। अब ये ट्रक एक्सीलरेट कर रहा है, क्या ये बॉल इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। अब पूछा गया आपको कि बताओ व्हाट आर द रिएक्शन फोर्सेस हियर एंड हियर, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? व्हाट विल डू? इक्विलिब्रियम में होता तो आपके पास मेथड्स थे, इक्विलिब्रियम में नहीं। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि यहाँ पे कुछ तो फोर्स आ रहा होगा, ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम, और यहाँ पे भी कुछ फोर्स आ रहा होगा, एक इसका वेट आ रहा होगा, ये सब फोर्सेस आ रहे हैं। और हमें ये मालूम है कि दिस ब्लॉक इज एक्सीलरेटिंग, ये ब्लॉक एक्सीलरेट कर रहा है। ये हर एक फोर्स कितना है? नहीं, ये हमें मालूम नहीं है। RA कितना, RB कितना मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि नेट फोर्स कितना है। नेट फोर्स मतलब ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है हमें मालूम है। कैसे मालूम है सर? चलो देखते हैं। ये कोई बॉडी के ऊपर सोचो, बॉडी के ऊपर F1 आ रहा है, F2 आ रहा है, F3 आ रहा है, ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। हर एक फोर्स के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको दिखा कि ये बॉडी का मास m है और ये बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में a एक्सीलरेशन में जा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस? जबकि मैं इंडिविजुअल फोर्स आपको दिया नहीं हूं, क्या बता सकते हो सारा फोर्स मिलके कितने होंगे ताकि ये मास m a एक्सीलरेशन में जाएगा? दिमाग लगाओ। ये फोर्सेस हमें मालूम नहीं है, लेकिन इनका रिजल्टेंट मालूम है। क्यों? क्योंकि मास m a एक्सीलरेशन में जा रहा है। कोई मास m को a एक्सीलरेशन में लेने के लिए, मूव करवाने के लिए नेट फोर्स कितना चाहिए? कितना चाहिए? ऑब्वियसली m इंटू a। तो इसका मतलब ये सारा फोर्सेस इंडिविजुअली हमें मालूम नहीं है, लेकिन इनका सॉम का रिजल्टेंट हमें मालूम है कि ma है। यस, यहां पर भी हमें RA मालूम नहीं है, RB मालूम नहीं है, लेकिन ये जो तीन फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं, तीन फोर्स कौन? RA, RB एंड mg, इनका रिजल्टेंट हमें मालूम है। कितना है? m इंटू a। इट इज मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन a। क्यों मूव कर रहा है? ट्रक मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है? बॉल इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं। क्या फोर्सेस आ रहे हैं? ये तीन फोर्स तो आ रहे हैं। देयर इज नो फोर्थ फोर्स, ओनली कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द फील्ड फोर्स। तो ये तीनों फोर्स के चलते ये ब्लॉक अभी a एक्सीलरेशन में जा रहा है। मतलब ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है? ma। किस डायरेक्शन में? इधर को, इसीलिए तो ये इधर जा रहा है कि नहीं? अभी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम में ये सारा फोर्सेस जो दिखाया उसके साथ साथ मैं कुछ एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा रख देते हैं, ये आपको समझ में आ गया। सपोज हम कहेंगे कि अभी ये बॉल का मैं फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूं। क्या क्या फोर्स आ रहे हैं? RA आ रहा है, एक RB आ रहा है ना, और एक वेट आ रहा है। ये फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है मालूम नहीं, लेकिन ये फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है मालूम है, क्योंकि ये मूव कर रहा है एक्सीलरेशन a में। तो RA, RB, mg तीनों मिलके कितना बनेंगे? तीनों मिलके बनेंगे ma इन दिस डायरेक्शन। अच्छा, ये तीनों का रिजल्टेंट है ma इस डायरेक्शन में, इसीलिए तो ये m मास a एक्सीलरेशन में जा रहा है। लेकिन अगर हम इस फ्री बॉडी डायग्राम में शैडो फोर्स को दिखा देते हैं, इनर्शिया फोर्स को दिखा देते हैं। इनर्शिया फोर्स कहां पे आता है? एट द सेंटर ऑफ मास। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, है कि नहीं? कितना होता है मैग्नीट्यूड? m इंटू a। तो हम यहां पे लगा दिए फोर्स। अब सोचो तो ये चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? ये चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? क्योंकि ये तीन फोर्स मिलके है ma इधर को, हम एक झुटमुट का फोर्स ma इधर को दिखा दिए हैं। अब ये चारों मिलके रिजल्टेंट क्या होगा?
क्या एनी इंटेलिजेंट मैन कैन से यस, ये चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये तीन फोर्स मिलके हो गए, एम इधर को सूडो फोर्स दिखा दिए तो हो गया इधर को। तो हम कहेंगे अब आर ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, ये सारा वेक्टर को जोड़ो तो होगा 0। फिर हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए जहां पर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते थे। कोई बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस थे सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 था। तो हम लोग लेमिस थ्योरम, सिग्मा एफ 0, सिग्मा एफ 0 सब कुछ लगाते थे। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि अभी नेट फोर्स फिर से 0 हो गया। तो ये सूडो फोर्स के बारे में जानने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर हम पॉइंट नंबर 4 को कंटिन्यू करें, हम कहेंगे इफ inertia force is taken into account in free body diagram of an accelerating body in addition to all other external forces, then we can apply all conditions of equilibrium, ठीक है। सारा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको पूछूंगा कि जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं जानना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन ले लो, आपको समझ में आएगा। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ब्लॉक है 2 kg का एंड दिस इज बीइंग पुल्ड अप बाय ए थ्रेड। इन फिगर shown the thread can withstand a maximum tension of 25 न्यूटन। ये 25 न्यूटन का टेंशन विथस्टैंड कर सकता है, ठीक है। Find with what maximum acceleration the block can be lifted up, with what maximum acceleration the block can be lifted up। देखो अगर यही ब्लॉक को यही थ्रेड लगा के बहुत जोर से खींचने की कोशिश करेंगे, हो सकता है टूट जाएगा। धीरे धीरे खींचेंगे नहीं टूटेगा, है ना। चलो सोचते हैं क्या होगा, कितना जोर से खींच सकते हैं। तो हमारा कन्वेंशनल तरीका है, अभी क्या है, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक मूव करेगा किधर, ऊपर एक्सीलरेशन ए में। इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ब्लॉक के ऊपर एक टेंशन आ रहा है क्योंकि थ्रेड खींच रहा है, एक वेट आ रहा है कितना 20 न्यूटन, और हम अभी थ्रेड टूटने वाली कगार पे क्योंकि मैक्सिमम एक्सीलरेशन में ले रहे हैं, तो टेंशन हमें मालूम है कितना मैक्सिमम टेंशन होगा 25 न्यूटन। थ्रेड टूटने वाला, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। लेकिन हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते क्योंकि बॉडी रेस्ट में नहीं है, एक्सीलरेट कर रहा है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब लगाएंगे, जब नेट फोर्स 0 होगा। कैसे 0 होगा, फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हमें इनर्शिया फोर्स को भी दिखाना है। इनर्शिया फोर्स क्या होता है, एम ए किधर को होता है, ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। कहां पे होता है, एट द सेंटर ऑफ मास। तो आई शो द सूडो इनर्शिया फोर्स, अगर ये मास 2 kg का है, ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए में, तो क्या बता सकते हो सूडो फोर्स किधर को होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, किधर को होगा सूडो फोर्स। ऑब्वियसली सूडो फोर्स विल बी डाउनवर्ड। कितना होगा, m into a, m कितना है 2, एक्सीलरेशन कितना है a, तो 2a।
Yes. Now in the free body diagram, in addition to the external forces, we have shown the pseudo force. We can apply all conditions of equilibrium. है कि नहीं? We can apply all conditions of equilibrium. अब हम क्या कहेंगे? At dynamic equilibrium. In fact, ये टर्म है हायर क्लासेस में डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है. जस्ट टेक इट ग्रांटेड. एट डायनामिक इक्विलिब्रियम मींस बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक्सीलरेट कर रहा है. क्योंकि हम स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं तो हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. एट डायनामिक इक्विलिब्रियम सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. डाउनवर्ड फोर्स क्या है भैया? 20 प्लस 2a. ये उसका वेट था, ये स्यूडो फोर्स था. अपवर्ड फोर्स क्या है? 25. सो द एक्सीलरेशन इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो आप में से काफी लोग बता भी रहे हैं कि हाँ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. क्या ये लाइव क्लासेस में चीजें क्लियरली आ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक कार खड़ा था और ये कार में क्या हुआ कि एक पेंडुलम झूल रहा था. पेंडुलम कितने का था? मास था मान लो 1 kg, और ठीक है, नहीं 2 kg ले लेते हैं. मास ऑफ द पेंडुलम इज 2 kg. ठीक है. क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन दिया है द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम, pendulum can withstand a maximum tension of 40 Newton. Find with what maximum acceleration car can move. पूछा है कार कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन से मूव कर सकता है, ऐसा करके पूछा. आपको निकालना है ये कार मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन में मूव कर सकता है. ठीक है, ये अगर बात है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट अस. With what maximum acceleration the car can move? Okay, suppose कार मूव किया एक्सीलरेशन a में. हमें क्या ध्यान रखना है? अगर बहुत जोर से एक्सीलरेट करेगा, मान लो कि आप कोई एक चीज को कोई पेंडुलम को इसे पतला सा थ्रेड से बांध के गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी अगर बहुत जोर से भागेगा तो पता चला थ्रेड टूट के पेंडुलम गिर गया. क्यों हुआ क्या? अगर हम पेंडुलम का थ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो बताओ, जैसे ये कार एक्सीलरेट करेगा पेंडुलम सीधा रहेगा कि आगे की तरफ मुड़ जाएगा कि पीछे की तरफ मुड़ जाएगा? पेंडुलम विल बी बैकवर्ड और फॉरवर्ड और एज इट इज. लिखो, पेंडुलम किधर को बेंड करेगा? लेफ्ट के तरफ कि राइट के तरफ? बताओ. पेंडुलम किधर को बेंड करेगा? लेफ्ट के तरफ कि राइट के तरफ? ये चीज आपको सोचना है. ऑब्वियसली बैकवर्ड्स जाएगा. तो चलो अब समझ में आ गया कि पेंडुलम ऐसा पोजीशन में आएगा. क्यों आएगा? फ्री बॉडी डायग्राम अगर करेंगे पेंडुलम के ऊपर तो फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे पेंडुलम का तो क्या मिलेगा हमें? देखो तो ये पेंडुलम का अपना वेट है, कितना है? 2g. एक उसके ऊपर टेंशन है, हाँ है. और अगर ये इधर को एक्सीलरेट कर रहा है, द स्यूडो फोर्स मस्ट बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ma. और एक बार हम ये सारा जो एक्सटर्नल फोर्स दिखा चुके हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स और स्यूडो फोर्स को दिखा चुके हैं. वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लगा सकते हैं क्योंकि ये तीनों का रिजल्टेंट 0 है. क्या दिया है? थ्रेड टूटने वाला है. क्या मैक्सिमम हम लगा सकते हैं इसके ऊपर? क्या मैक्सिमम एक्सीलरेशन ले सकते हैं ताकि ये थ्रेड टूट जाए? जस्ट टूटे तो हम कहेंगे टेंशन दिया है 40 न्यूटन, तो हम देखेंगे टेंशन इज 40 न्यूटन.
हाँ सर, समझ में आया। फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सारा एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के साथ हम शैडो फोर्स को दिखा चुके हैं। As the mass was moving with an acceleration a, pseudo force was 2a। अब हम जानते हैं कि ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू t। तो इतना जानकारी आपके पास है, यू आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड, तो आप कहोगे t का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2a का स्क्वायर प्लस 2g का स्क्वायर। आई एम मेकिंग यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ बिकॉज़ दिस एंगल इज 90 डिग्री। क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होता है, a और b के बीच में रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर b स्क्वायर होल ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल ओवर। क्योंकि 2ab cos थीटा होता है, cos 90 जीरो है, वो पड़ गया। इट इज 2a का स्क्वायर प्लस 2g का स्क्वायर का रूट ओवर। रूट ओवर लिखे, मतलब रूट ओवर क्यों लिखेंगे भाई, रूट ओवर नहीं लिखेंगे, निकालो डंडे को, भगा दी। रूट ओवर क्या, वैल्यूज डालिए, वैल्यूज डाले तो हो गया 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है 20 का स्क्वायर इज 400। तो क्या आपको a का वैल्यू मिला, हाँ देखो 1600 माइनस 400 हो गया 1200, 1600 माइनस 400 हो गया 1200, और ये हो गया 1200 by 4 is 300, root over is 10 root 3 meter per second square. If the car moves with an acceleration 10 root 3 meter per second square, तब ये टेंशन 40 न्यूटन होगा और ये थ्रेड नहीं टूटेगा। उससे थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सीलरेशन किया, थ्रेड टूट गया। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो इसमें ये चीज हमें समझ में आ गया कि जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा, जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करेगा उसके ऊपर शैडो फोर्स आएगा। सोचो तो, ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, हाथ नीचे लाया, पेन मेरे साथ आया, लेकिन अगर मैं हाथ को जल्दी ले आया तो देखो क्या हो रहा है, ये पेन मेरे हाथ से छूट रहा है। अरे छूट क्यों रहा है भाई, छूट क्यों रहा है, पहले क्यों नहीं छूट रहा था? क्योंकि जब मैं इसको a एक्सीलरेशन में लाने की कोशिश कर रहा हूं तो इसके ऊपर एक शैडो फोर्स ma आ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो ma इसका mg से ज्यादा हो गया, ma mg से ज्यादा हो गया तो ये मेरे हाथ से उठ जाएगा। g कितना है 10, इसका मतलब मेरे हाथ का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ कितना होने से मेरे हाथ से छूट जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए कितना एक्सीलरेशन में मैं अपना हाथ को नीचे खींचूंगा ताकि ये पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा। देखो मैं हाथ को धीरे से लाया, पेन नहीं छूटा, हाथ को जल्दी लाया, पेन छूटा। कितना एक्सीलरेशन में मुझे हाथ मूव करवाना है कि ये पेन मेरे हाथ से कांटेक्ट छूट जाएगा। क्या आप बता सकते हो इसका वैल्यू? कितना जोर से मूव करवाएंगे हाथ को हम ताकि पेन मेरे हाथ से छूट जाएगा? बता तो चुके हैं कि क्यों छूट गया, क्योंकि जब इसको हम a एक्सीलरेशन में नीचे लाए पेन के ऊपर शैडो फोर्स आया ma। अगर वो ma mg से ज्यादा हो जाएगा, उसका वेट से ज्यादा हो जाएगा तो उठ जाएगा। सो व्हाट शुड बी द एक्सीलरेशन ऑफ माय हैंड सो दैट दिस पेन विल लीव कांटेक्ट फ्रॉम माय हैंड? सोचो और बताओ। यस, देखो छूट रहा है। कैन एनीवन टेल? काफी लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोच नहीं पा रहे, है ना? अरे क्या होना चाहिए, आपका जो हाथ नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं एक्सीलरेशन a में, इसके ऊपर फोर्स आ रहा है ma, है ना, और वेट आ रहा है mg। अगर ma mg से ज्यादा हुआ तो मेरे हाथ से कांटेक्ट छूट जाएगा, हाथ से कांटेक्ट छूट जाएगा। मतलब कितना जोर से मूव करने से हाथ से कांटेक्ट छूट जाएगा? अगर मेरे हाथ की एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा और कितना, मोर देन g। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसको देख लिए, सोचिए। शैडो फोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स है, इसका यूज करेंगे। थोड़ा समराइज कर देते हैं पूरा चीज को। जब भी पहले हम बताते हैं इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के चलते बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो सेम मोशन कंटिन्यू करना चाहता है। जिस प्रॉपर्टी के चलते बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाओ या फिर मोशन को चेंज करो और इन जनरल बॉडी को एक्सीलरेट करवाओ तो वो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है।
कोई एक पेस्ट्रीज को आप धीरे से उठा के खा रहे हो, खा सकते हो, जल्दी उठाने की कोशिश की, टूट गया। क्यों? जल्दी उठाने से वेट बढ़ गया क्या? वेट तो वही रहा, लेकिन स्यूडो फोर्स आ गया उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि आप ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। हम कहते हैं कि कोई बॉडी अगर फ्री फॉल में है वो वेटलेस होता है। आपको अगर किसी एक वेइंग मशीन पे खड़े करके छत से गिरा देंगे, गिरते वक्त वेइंग मशीन में क्या रीडिंग आएगा? 0। क्यों ऐसे आएगा? क्योंकि आप गिर रहे हो जी में, आपके ऊपर वेट आ रहा है mg डाउनवर्ड, स्यूडो फोर्स आ रहा है mg अपवर्ड, नेट फोर्स 0 हो गया। तो रीडिंग कहाँ? आप जो वेइंग मशीन है उसको प्रेस नहीं कर रहे हो, प्रेस करोगे तब जाके होगा, है कि नहीं? क्योंकि आप जितना फोर्स, इसका अपना वेट है, उतना ही फोर्स से कोई आपको ऊपर खींच रहा है, तो आप वेइंग मशीन के ऊपर कोई प्रेशर डाल ही नहीं रहे हो, तो रीडिंग आएगा 0। सो ए फ्री फॉलिंग बॉडी ऑलवेज फील्स वेटलेस, ठीक है ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को कोई ये हाथ पकड़ के इधर खींच लेगा, जैसे इधर खींच लेगा आप देखोगे मेरा ये हाथ उठ गया, मुझे लगेगा कि ये हाथ को कोई उठा दिया। इनफैक्ट ये हाथ ऊपर नहीं उठ गया। अगर आप स्यूडो फोर्स की कंसेप्ट से समझेंगे, जैसे कोई मेरा ये हाथ पकड़ के इधर को जोर से खींच लिया, तो इस हाथ के ऊपर स्यूडो फोर्स इधर को आया, वो टेढ़ा हो गया। लेकिन असलियत में इसको हम स्यूडो फोर्स क्यों कहते हैं? हुआ यूं है कि हाथ जहां था वहीं रह गया, मैं ही दूर चला गया और मुझे लगा कि मेरा हाथ ऊपर आ गया है, इसलिए झूठ-मूठ का फोर्स है, सचमुच का नहीं है, मुझे लगता है। अब मुझे जो लगता है वो सही होगा कोई जरूरी नहीं है ना। जैसे बस चल रहा था, ब्रेक लगाया, आप गिर गए आगे की तरफ, आपको लग रहा है कि कोई पीछे से धक्का दिया, अब पीछे वाले को गाली करो, क्यों धक्का दे रहा है? अरे कहाँ धक्का दिया, हम भी तो गिर रहे हैं। लग रहा है कि कोई धक्का दिया, लेकिन ये हो रहा है इनर्शिया के चलते, कि झूठ-मूठ का फोर्स है। समझ में आया इनर्शिया फोर्स? अच्छा, इनर्शिया फोर्स के बारे में जानने से फायदा क्या है? जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेटेड मोशन में है, उसमें जो फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, उस फ्री बॉडी डायग्राम में अगर हम स्यूडो फोर्स को दिखा देते हैं, इनर्शिया फोर्स को दिखा देते हैं, तो सारा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? एक फोर्स होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है ma, डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन, और कहां पे एक्ट करता है? एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, आज के लिए इतना, मजा लीजिए, समझिए इसको और लिखिए आपको कैसे कन्वीनियंट लगा इस क्लास में, लाइव क्लास में करके, कितना अच्छा लगा लाइव क्लास करके, आप लिखिए उसमें आई वांट टू सी। ओके, जय हिंद।